अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत .पी के। आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर शाहीन सहबाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सहबाई साहब फॉर जॉइनिंग अस अगेन। सर मेरा भी सलाम और आपके सब देखने वालों को सुनने वालों को बहुत सलाम। थैंक यू सर। सबसे पहले आपकी आज फिर एक ट्वीट जो है ना सर्कुलेट कर रही थी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा। मैं उसकी पहली लाइन पढ़ देता हूँ, बाकी फिर आप उसको एलेबोरेट कर जी जी। दीजिएगा। आप कहते हैं बांग्लादेश मॉडल। खबरें आ रही हैं कि इमरान खान और पीटीआई पिशावर में कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने पर गौर कर रहे हैं। ये तो बड़ी स्केरी सी बात आपने कही है। मैं बांग्लादेश मॉडल को आप अगर इलेबोरेट कर दें, क्योंकि हमारे बिल्कुल। मेजॉरिटी जो ऑडियंस है ना वो सारे यंगस्टर्स हैं, मुझे उन्हें समझ नहीं आई होगी कि आपने क्या बात की है। ठीक है। देखिए 1970 का जो इलेक्शन हुआ था ना उसमें और अब जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही हैं मुझे, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन भी एज ए जर्नलिस्ट पूरा साल उसकी उसकी जो कैंपेन थी वो जनवरी फरवरी से शुरू होकर दिसंबर तक चली थी, पूरे साल चली थी। और फ्री इलेक्शन था। सारे लीडर तकरीरें सारे कर करके थक गए थे पूरा साल गर्मियों में, और उसके जो रिजल्ट आए थे वो भी बिल्कुल इसी तरह के थे। अब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, कोई आपका कहने के जी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया था, ना किसी फौज ने किया था। सब जो एक्चुअल अगर कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है तो वो 1970 का हुआ था। उसमें एक प्रोविंस हमारा जो बांग्लादेश था उस वक्त, जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें एग्जैक्टली यही रिजल्ट आया था। 95 98% जो सीटें थी वो एक पार्टी को मिली। और वो अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान साहब की, उनकी बेटी अभी भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर। पावर पावर में प्राइम मिनिस्टर। तो और उनके जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान की जेल में इस्लामाबाद में ही थे, वो भी उस वक्त। और जब इलेक्शन हुआ था तो उनके लीडर इसी तरह जेल में थे, पाकिस्तानी फौज के कब्जे में थे, और वहां पे इलेक्शन हो रहा था। और पाकिस्तान में भी हुआ जहाँ पे भुट्टो साहब को भी सीटें मिली, और बाकी उसी इलेक्शन में जेयूआई जो है ये भी जीत के आई थी। मुफ्ती महमूद ने भुट्टो साहब को एक सीट पे हराया था डीआई खान में। और बड़े बड़े मतलब है कि 9 10 सीटें उनको, या 12 13 सीटें मिल गई थी जेयूआई को। सूबा सरहद था उस वक्त, सूबा सरहद से। और उनकी गवर्नमेंट बन गई थी एक सूबे में, जो केपी सूबा है उसमें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुफ्ती महमूद चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और ये अवामी नेशनल पार्टी जो थी ये वली खान वाली, इनके गवर्नर बन गए थे अरबाब साहब। तो ये सारी चीजें जो सिमिलैरिटीज जो थी उसकी ये थी कि एक प्रोविंस में पूरा स्वीप किया उन्होंने, कंप्लीट स्वीप। और उसके बाद एक प्रोविंस जो है अपोजिशन को गया, और पंजाब और ये सिंध मिला के जो भुट्टो साहब को गया। अब जो हो रहा है ये अभी फिर यही हुआ है कि एक प्रोविंस 98% जो है वो एक पार्टी को चला गया है। और केपीके की पार्टी है, उसमें अगर आप रिजल्ट देखें तो 44 44 नेशनल असेंबली की सीटों में से 42 वो ले गए, विच इज 95%। और इसी तरह 110 के करीब उनकी प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, वो 95 वो ले गए। बाकी सबकी मिला लें तो वो 10 12 बनती है, बाकी सब उनके पास। हाँ, इतनी बड़ी मेजोरिटी अगर एक सूबे की आपके पास है, और नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंस में भी, तो फिर आप उस सूबे के मालिक हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने किया था। उसकी एक और सिमिलरिटी ये है कि जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आ गए 1970 में, तो बांग्लादेश ने कहा कि हमारी जो नेशनल असेंबली का इजलास होगा वो होगा ढाका में। उस वक्त यहाँ पे फौजियों ने और भुट्टो साहब ने कहा कि जी, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान से जो भी एमएनए जाएगा ईस्ट पाकिस्तान उस असेंबली का इजलास अटेंड करने, उसकी हम टांगे तोड़ देंगे। यानी इनको एग्जैक्टली इशू किया था मुजीबुर रहमान से। देखिए, मुजीबुर रहमान तो वो ऑटोनॉमी मांग रहे थे ना, वो चाहते थे कि उनका हिस्सा उनको पावर में मिलना चाहिए। और उस वक्त वो मेजोरिटी पार्टी बन गए थे, तो वो कहते थे कि अब हम हुकूमत पाकिस्तान पे करेंगे, हम वो अलग नहीं होना चाहते थे। एंड राइटली वो सो।
बिल्कुल राइटली सो, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान बनाने में, और वो अलग नहीं होना चाहते थे। वो कहते थे अब हम मेजोरिटी है, हमें हमें दो। मगर भुट्टो साहब ने यहाँ और फौजियों के कहने पे, जैसे आजकल फौजियों के बहुत बहुत सारे जो है स्पोक्स पर्सन और एजेंट्स और जो भी आप कहें वो निकल आए, उस तरह उस वक्त भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये इलेक्शन ये यही होगा। मुजीबर रहमान जेल में थे, उनसे जेल में जाके नेगोशिएशन किए गए, उनको छोड़ा गया कि जी आप चले जाएं। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जी आप जाएं और जाके आप अपना सूबा अलग करें, हमें आपकी जरूरत नहीं। और उन्होंने फिर जाके, जब इन्होंने नहीं मानी बात वो, और उनकी कोई जो जो उनका मैंडेट उनको जो मिला था पूरे पाकिस्तान पे रूल करने का, वो नहीं दिया गया, तो उन्होंने फिर अपना वो अलग कर लिया सारा। फिर इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब मार्च से 71 मार्च दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, 2-3 महीने बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया, और उसमें जो कत्लो गारत तो खून खराबा हुआ और पूरा साल चलता रहा। और उसके बाद 16 दिसंबर को हमने देखा कि पाकिस्तान, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, और पाकिस्तान की फौज के 90,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए। तो ये बांग्लादेश का मॉडल था उस वक्त, क्योंकि हमारी फौज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी, वो इस बात पे तैयार नहीं थी कि अवाम का मैंडेट उनको दिया जाए। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है कि जी हमारी फौज और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो मिल गई है, वो अवाम का जो मैंडेट है, एक तो वो छीन रहे मैंडेट, जो ये रिगिंग सारी हुई है लंबी चौड़ी जो है इसको, और उसके बाद उनको उनका राइटफुल प्लेस डेमोक्रेसी में नहीं देना चाह रहे। तो ये इसलिए मैंने ये लिखा है कि जी ये बात वैसे पेशावर में हुई है अभी 2-3 दिन पहले कि जी हमको अपना इजलास बुलाना चाहिए पेशावर में। हम्म। और उसके लेटेस्ट ये ट्वीट मैंने किया था, ये कोई मेरा ख्याल है तकरीबन 12-13 10 घंटे हो गए शायद। तो उसके बाद से मुझे ये खबर मिली है कि जी वो पहले अपने जो एमएनए जो जीते हैं इंडिपेंडेंट, उनका इजलास बुला रहे हैं पिशावर में। हम्म। उन सबको इकट्ठा करेंगे और उन सबको मोबिलाइज करेंगे, और सब उनके नाम वाम लिखेंगे और सबको बातचीत करेंगे उनसे, ताकि उनमें से कोई टूट के ना जाए। जो जो एक दो चले गए ये तो डजेंट मैटर, लेकिन ये कि वो बाकी सबको इकट्ठा करके रखेंगे। और उसके बाद फिर अगर ये इन्होंने अपनी ये जो हठधर्मी जिसे कहे, या आप जो अनापरस्ती है, या जो जिद है, अगर इसको खत्म नहीं किया। अब देखिए इमरान खान साहब एक ऑर्डिनरी बंदा अब नहीं रहे, अब ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली। अब उसको आप अच्छा। इग्नोर नहीं कर सकते। और इन पूरा इंटरनेशनल दुनिया जो है, आपकी मीडिया को तो छोड़ दे, खाली दुनिया के हर कैपिटल से ये आवाज आ रही है कि जी ये इनका जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये ऑनर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो ये अगर उन्होंने दीवार से लगाया इनको और बिल्कुल लड़ाई करने पे तैयार हो गए, और उनको जैसा कि लग रहा है कि जी आज भी पकड़ झगड़ हो रही है, आज भी उसी तरह उठाए जा रहे हैं लोग। अगर पीटीआई की कैप पहन के चलते हैं तो उनको पकड़ के ले जाते हैं। ये काम आप बंद होने चाहिए, ये काम इस तरह नहीं चलते। यानी कि आप ये देखें कि लग ऐसा रहा है कि ये पीछे नहीं हटने, इनका इरादा नहीं है पीछे हटने का। उसकी 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 मेरे उसकी मुझे ये लग रहा है कि इनको कोई सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा, हम्म। क्योंकि खबरें ये आई हैं बहुत सारी, ऐसे कंफर्म किसी ने नहीं की है अभी। बहुत सारी जगहों पे एक दो वीडियोस भी आई हैं जिसमें कई गाड़ियां जेल जा रही हैं। ये पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है नहीं। हम्म। एक दो वीडियोस आई हैं जो वाइट रंग की गाड़ियां हैं, और उनके साथ ये फौजी सिक्योरिटी गाड़ियां हैं, वो जेल के अंदर जा रही हैं। और हम्म। लोग कह रहे हैं कि जी ये को पता नहीं कौन लोग आए हैं इनसे मिलने के लिए इमरान खान से, और वो अंदर गई हैं। कुछ हम्म। पता नहीं चला कौन थे, लेकिन ये खबरें उड़ी है जी। कि कुछ जनरल या कोई टॉप के लीडर उनसे मिलने गए। हम्म। और उन्होंने कहा है कि जी सीधी सीधी बात है, ये पहले आप ये जो माहौल आपने क्रिएट किया है इसको आप खत्म करें, इसको नॉर्मलाइज करें। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी पैट्रियट एक पार्टी का लीडर हूँ। आप जिस तरीके से मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये एक आपको जेब नहीं देता। ये आपको नहीं, यू मस्ट एड्रेस एंड रिड्रेस दीज ग्रीवेंसेस। हमारे
सैकड़ों लोगों को छोड़ें आप, हमको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दें, हम फ्री एक फिजा में बैठ के फैसले करेंगे, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए फैसले करेंगे, हमारा फौज हमारी अपनी है, हमें फौज की जरूरत है, ये सब बातें उन्होंने बिल्कुल कही है। लेकिन उन्होंने कहा हम आपकी ब्लैकमेलिंग में और प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं करेंगे। अब जो आपने सेफ एग्जिट की बात की है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्हें डर है कि जैसे इमरान खान वापस आएगा तो इसने किसी को भी नहीं छोड़ना है, सब लोगों को अंदर बंद कर देगा, और उसके बाद आसिम मुनीर को अपनी फिक्र लगी हुई है। तो आपके ख्याल में सेफ एग्जिट क्या होना चाहिए? इमरान खान को किस तरीके से इस चीज को आगे लेके चलना चाहिए? देखिए, इमरान खान का भी ये इस वक्त टेस्ट है कि ये एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर आ गई है। पहले तो ये था कि अपोजिशन लीडर थे और वो इनसे लड़ रहे थे और अपनी बात मनवा रहे थे, अब वो बात लोगों ने उसकी ऑथेंटिकेट कर दिया। अब उनके ऊपर अथॉरिटी, ये जिम्मेदारी आ गई है कि वो किस तरह अपनी पॉलिटिक्स और अपने स्टेप्स कैसे खेलते हैं। पहली बात तो ये उनको करनी चाहिए, और बिल्कुल मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक किया। मुझे कंफर्म नहीं हुआ ये, मगर जो जराये ने बताया कि उन्होंने भी मैसेज भेजे हैं ये कि भाई ये आप सारा जो माहौल है इसको पहले ठीक करें, हमको एक नॉर्मल माहौल में लाएं हम। और एक एक दो मैंने ये कुछ आपके मीडिया एंकर्स वगैरह भी ये कह रहे हैं कि फौज उनको जल्दी जो है वो अ, अडियाला जेल से उनके घर ट्रांसफर कर देगी, जैसा कि उनकी बेगम साहब को रखा हुआ है हम्म। सब जेल बना के, तो वहां उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां पर थोड़ी सी उनको आजादी होगी और कुछ दिन के बाद अदालतों अदालतों से ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो ये उनको एक स्टेप, जिसे कहते हैं ना आप, फर्स्ट स्टेप, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फौज को ये करना पड़ेगा कि जी हम जो कुछ कर रहे हैं वी मीन इट, और हम आपसे जो बात करेंगे वो हम उसमें खड़े रहेंगे, और आप हमसे जो बात करें वो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। और उसमें फिर ये बातें आएंगी कि जी इमरान खान साहब इनको पकड़ेंगे या इनको मारेंगे या किस पे केसेस चलाएंगे या आर्टिकल 6 आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बातें मेरा ख्याल है इररेलेवेंट है। पहले पहले ये बात होनी चाहिए कि जी माहौल को एक आप नॉर्मलाइज करें, और इमरान खान को उन बैठने दें, अपने पॉलिटिकल लीडर से मिलने दें, दूसरी पार्टी से अगर वो मिलना चाहते हैं उनसे मिलने दें, और बैठ के वो डिस्कस करें कि किस तरीके से हम आगे चलेंगे, हमने गवर्नमेंट बनानी है नहीं बनानी, हमारे कितने मेंबर्स आ गए हैं कितने हैं, आप तोड़ना फोड़ना बंद करें, और उनको पार्टी का स्टेटस दें, उनके सारे मेंबर्स को रिकग्नाइज करें, उनकी जो सीटें हैं उनको जेन्युइनली उन्होंने विन की है उनको सीटें दें। उसके बाद फिर आप बैठ के बात करें एस्टेब्लिशमेंट से भी कि ठीक है हम आप हमने और एस्टेब्लिशमेंट ने चलना है साथ। और ये बात सही है कि जी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी बगैर एस्टेब्लिशमेंट के, फौज के, तो ऑन इज ओन ऑन इट्स ओन तो नहीं चल सकती। हम्म। मगर लिमिट्स आपने रखनी है, रेड लाइंस आपने बनानी है नई, और वो नई रेड लाइंस होंगी कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, इसके बाद आप जाएंगे तो ये आप वायलेशन करेंगे। हम आपको यहाँ तक इजाजत देते हैं, और आप उसी दायरे के अंदर काम करें और हम भी उसी दायरे में काम करेंगे, और लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द कंट्री। तो ये एक सिचुएशन है जो अभी मेरा ख्याल है आएगी और बहुत जल्दी आएगी। देखिए, खान साहब तो इस हवाले से जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि जो कानून कहेगा ना उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो जी जी। अगर वो इस बात को अगर सामने रखते हैं तो उन्हें तो सजा के अलावा कुछ और चीज नजर ही नहीं आती है ना फिर। नहीं नहीं, ये सजाएं देखे, अब पॉलिटिकल मिसाल के सजाएं। तौर पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अपने केसेस माफ करवाए हैं, उन्होंने नहीं तीन बिल्कुल, ये यही मैं कह रहा हूँ, लोगों को सजाया। पॉलिटिकल सजाएं है ना। अगर पॉलिटिकल सजाएं हैं तो जिस तरीके से ये सजाएं दी जाती है उसी की तरह से ये माफ हो जाती हैं। अब शहबाज शरीफ वगैरह की तो मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल सजाएं, टोटली आई डोंट एग्री कि ये पॉलिटिकल सजाएं। वो तो इंटरनेशनल लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने सारे फैक्ट जमा किए, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किए, और वो सारी चीजें सामने आई, वो सारा कुछ हुआ। और ये लोग तो इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स और इतने बड़े बड़े उनके ऊपर सारे चार्जशीट लग रही थी, और ये तो क्योंकि सियासी तौर पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हम जो आप कहेंगे मानेंगे, तो उनको छुड़ा दिया गया। तो ये पाकिस्तान में यही एक सबसे बड़ी खराबी है कि जी आपका जो
जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना मोम का बना हुआ है कि आप जिस तरफ चाहें उसको मोड़ दें, जिस तरफ चाहें उसको तोड़ ले मोड़ ले, टूटता नहीं है वो, लेकिन वो आपके मर्जी के रिजल्ट जो निकल आते हैं उसमें। हम्म। और अब इसमें तो मतलब है कि ये तो सारी देखे ना, अभी एक घड़ी लेने पे आपको 14 साल कैद या सजाए मौत होती है। 14 साल उम्र कैद होती थी एक जमाने में, 14 साल की। हम्म। आप एक घड़ी लेने और देने पे 14 साल कैद कर रहे हैं, ये तो रिडिकुलस करते हैं ना। ये दी सजाएं मेरा ख्याल है इसलिए गई है कि जी इनको ओवरटर्न किया जाए बाद में, आसान हो ओवरटर्न करना। लेकिन जो हम करंट सर्कमस्टेंसेस देखते हैं ना, तो हमें उधर से बड़े मिक्स किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मीडिया हाउसेस को देखें, किसी हर एक एंकर का, हर एक जर्नलिस्ट का सांस खुश्क हुआ हुआ था ये इलेक्शन से पहले। और ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अभी आज एक उनका काशिफाबाजी का क्लिप वायरल हुआ हुआ था, जिसमें कहते हैं कि ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैक पार्टी जो है वो हार गई है, और इस किस्म की बातें ओपनली कर ये रहे तो बहुत सारे नाम आप लेंगे, कामरान खान के आप वीडियो सुन रहे, माफी मांग रहे हैं, पता नहीं क्या, मंसूर अली खान साहब कुछ कह रहे हैं, फलाने हैं। कुछ ये कह रहे हैं, ये सारे। ये क्या इंडिकेट करती हैं, यानी कि उनकी तरफ से थोड़ा सा फ्री हैंड दिया गया है इनको कि भाई चलो ठीक है अब करना। नहीं 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 नहीं, उनकी तरफ से नहीं, ये तो एक सिचुएशन डेवलप ऐसी हो गई है कि अब वो उनकी अथॉरिटी वैसे ही कम हो गई है। ये हम्म। सिचुएशन जब आती है, जब आप एक पूरा जोर लगाते हैं और इसके बाद जब आप अपना रिजल्ट नहीं ले सकते और दूसरा पहलवान मैदान में जीत गया, तो फिर आप खड़े होकर दोबारा अपनी अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज कर सकते, ऑटोमेटिकली वो डाइल्यूट हो जाती है। तो ये वही हुआ मीडिया का, तो यही है कि जब भी जरा सी डाइल्यूट होती है तो निकल आते हैं सारे पहलवान, खड़े हो जाते हैं आके, और जरा सा ऊपर से सख्ती आती है तो बैठ जाते हैं दबक के। हमारा तो खैर मीडिया ऐसे ही है भारत। अब बहुत सारे लोग आ गए, खड़े हो गए और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और ये प्रेशर जो डेवलप हुआ है उनकी जीत का, उन अवाम के मैंडेट का जो प्रेशर डेवलप हुआ है, उसका नतीजा ये है कि सबको हिम्मत मिल गई। और मेरा ख्याल है जजेस को भी ये हिम्मत मिलेगी, वो भी अब हम्म। अच्छे फैसला देना शुरू कर देंगे। जजेस के हवाले से मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले या फैसल वाबड़ा साहब जो है ना, वो एक प्रोग्राम में बैठे। जी वो जी मैं जी, एक मैंने भी देखा था। बता भी देता हूँ, आपने आपको आपको भी भेजा था मैंने। जी जी तो जी उसमें बेसिकली वो पहले क्या करते हैं, वो आपको पता है ना, उनका एक खास अंदाज है, बदमाशी, जी बदतमीजी वाला। जी जी जी। वो आए मैं बड़ा किसी का वो क्या कहते हैं उसका, मैं थानेदार हूँ या एजेंट हूँ, ये जो भी आप नाम दे ले उनको कि मैं फलाने का एजेंट हूँ, ये मेरे साथ तो जरा आते सीधी ही बात उन्होंने करो। पहले ये बताया, उनसे वो एंकर ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ये जो अब ये पिटिशंस गई हैं रिगिंग के हवाले से, इसका क्या होगा। तो बहरहाल वो आप क्लिप के अंदर ही देख लीजिएगा। तो उसमें उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि डिसीजन ये आएगा, और फिर आगे चल के कहते हैं कि जो जुडिशरी, ये जो सारा कुछ हुआ है ना अभी पिछले दिनों में, पिछले 2 सालों में, ये सारा का सारा जुडिशरी का कसूर है, सारा हाँ मलबा। ठीक है, तो फील ऐसे सारे वो। कि उन्होंने डिसीजन भी बता दिए क्या आएगा, और उसके बाद फिर ऐसा लगे कि अच्छा, डिसीजन ये उन्होंने किन लफ्जों में बताया, जरा आप रिपीट कर दें तो मेरे भी रिफ्रेश हो जाएगा माइंड के उन्होंने क्या कहा है। मैंने पूरा उनका क्लिप तो देखा है, लेकिन मुझे एक्चुअली वो पॉइंट मैंने पिक नहीं किया कि वो क्या क्योंकि अभी जुडिशरी की तरफ जाना है मामला, और उसके बाद क्या होना मैं क्या आपको नहीं रिजल्ट होना। बता देता हूँ। 5-7 का फेस सेविंग के लिए रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। बाकी सब जो है उस फॉर्म 45 को छोले खरीदें, खाएं और भुट्टे खाएं, उसके अंदर मजे करें। दिस इज वेरी अलार्मिंग। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के की बाद चलती भी हुकूमत को जबरदस्ती जोर बदमाशी से उस कौन ने पाबंद किया कि नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाए। वो कौन है जो वीक डेज के अलावा छुट्टी वाले दिन इतवार को अपने ऑफिस खोल देते हैं। वो कौन है जिन्होंने प्रेजेंस वैन्स दिखाई। वो कौन है जिन्होंने 12 बजे पाबंद किया पीटीआई की हुकूमत को कि उतरो नीचे। वो कौन है जिसने नस्ला टावर गिराया। वो कौन है जिसने रिकॉर्ड के अंदर अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वो कौन है जिसने रेप के केसेस के अंदर इंसाफ देने के बजाय उस रेप विक्टिम को जिसका जाती हुई है उससे सवाल कर करके बार बार उसका रेप किया गया और उसके खानदान को अजियत से पहुंचाया गया। वो कौन है जिसने अरशद शरीफ के कत्ल को आज तक खोला नहीं है। वो कौन है जिसको पता है कि अरशद शरीफ के अंदर ताकतवर और कौन से पॉलिटिकल लोग और शख्सियात मौजूद हैं। वो कौन है जो इन सारे मामलात को बाईपास करें। वो कौन है जिन्होंने आइन और कानून की ठेकेदारी उठाई हुई। वो कौन है जिन्होंने शब खून मारा पंजाब में और केपी में ना इलेक्शंस करा के और कुछ नहीं किया गया।
वो कौन है जो सिलेक्टेड टाइम के ऊपर 6 को 6 पढ़ते हैं और 9 को 9 पढ़ते बड़ा हैं? साहब क्या वो कहना कौन चाहते है हैं? क्या कहना चाहते जो हैं? सादिक अमीन के सर्टिफिकेट देते हैं? वो कौन है जो अपनी करप्शन पे रिजाइन करके आगे कुछ होने नहीं देते? वो कौन है जिनके बच्चे व्हीलिंग डीलिंग करते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता? वो कौन है जो आखिरी वक्त में आके पकड़े जाते हैं, रिजाइन करके घर चले जाते हैं और पेंशन लेते हैं? वो कौन है जो कुछ नहीं करते लेकिन जून जुलाई की छुट्टियां और नवंबर दिसंबर की छुट्टियां भी लेते हैं? वो कौन है जो हटने के बाद भी 200 यूनिट्स बिजली के भी लेते हैं? वो कौन है जिनको अल्लाह ताला ने वो जगह दी है लेकिन वो काम वो नहीं कर रहे? वो कौन है जो हर काम को जानते हैं सिवाय अपने काम को? वो कौन है जो गरीब को कुछ नहीं देते, यतीम बेवा को उसके घर से बेघर रखते हैं और किराएदार को घर के आप अंदर जिस रखते तरफ हैं? इशारा कर रहे हैं, I'm sorry, हम करेंगे शॉर्ट, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है पाकिस्तान के सारे मसाइल की जिम्मेदार वही है? वो कौन है जिन्होंने ये शफाफ इलेक्शन करवाए? ये वो कौन है जिन्होंने सादिक अमीन तरीके से इलेक्शन होने दिए? वो कौन है जिनकी ये जिम्मेदारी थी इस इलेक्शंस को पुरअमन तरीके से रिग्ड, अनरिग्ड, नॉन रिग्ड, शफाफ ना शफाफियत का कराना? वो कौन है? वो कौन है? उस कौन को कौम को ढूंढना होगा, उस कौन से कौम को कराना होगा काम, उस कौम को ढूंढ के उस कौन को लाना होगा 141 नंबर से पहली नंबर की तरफ। आप तो वरना किसी और इन्होंने इलेक्शन भी कराए और ये सारा कुछ इन्होंने कराया, यही कह रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मुझे समझ नहीं आई कि सारा ब्लेम एकदम ये कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक थी। आपके ख्याल में क्या हो सकती है ये चीज? देखिए, फैसल माउडल साहब तो बहुत दिन से बैठ के इतनी अथॉरिटी के साथ वो नंबर देते हैं कि जी हमने डिसाइड कर लिया है। हम का मतलब उनका होता है कि जी मैं तो एज ए तर्जुमान हूँ, लेकिन जो पीछे मेरे दोस्त बैठे हैं वर्दी वाले और वो इंटेलिजेंस वाले और जो उनसे मैं मिलता रहता हूँ, वो सारे जो लोग हैं, उन्होंने डिसाइड ये कर लिया है कि जी इनको 100 देनी है, इनको 50 देनी है, इनको ये देनी है, इनको वो देनी है। वो इस तरह की बातें करते रहे। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये तो इनको भी मेरे ख्याल है पहले दिन तो शौक हुआ होगा कि बहुत बुरा कि जी ये क्या हो गया। मगर अब वो ये सारा, अब अपने जो भी उनके दोस्त हैं पीछे बैठे हुए, उनको तो ये ब्लेम नहीं कर सकते। तो किसी न किसी पे मलबा तो डालना है इन्होंने। हम्म तो ये अब मेरा ख्याल है नई एक लाइन उनको आई है कि जी मलबा उधर डालो और फिर उनसे कहो कि ठीक करें इसको, या हमारे ऊपर जिम्मेदारी। ये सेफ एग्जिट वाली बात जो मैं कर रहा था, वो सेफ एग्जिट इसी तरह हो सकता है हम्म कि अदालतें इनको छुट्टी दे दें, इनको इमरान खान साहब को ये केसेस वैसे सारे खत्म कर दें अदालतें, और इनकी जान भी छूट जाए कि भाई हमने तो देखो अदालतों को दिया था, अदालतों ने आपको छोड़ दिया, चले ठीक है, हो गया। हम्म तो ये इसी तरह का कोई इनको एक मिक्स किस्म का बैग बनाना पड़ेगा अपने आप को निकालने के लिए भी, और ये सारी सिचुएशन है इसको एडजस्ट करने के लिए। और क्योंकि अब देखिए बात ये है कि जी इस इलेक्शन के बाद नए इलेक्शन में तो आप दोबारा इतनी जल्दी नहीं जा सकते। ये तो अब पॉसिबल नहीं है कि जी सारा इलेक्शन आप स्क्रैप कर दें और दोबारा करें, वो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि जी 50 60 70 सीटों को जिन पे कंट्रोवर्सी है उनको आप कैंसिल कर दें और दोबारा उन पे इलेक्शन करा लें, वो भी नहीं हो सकता। तो एडजस्ट तो यही करना पड़ेगा कि जी 50 में से अच्छा 20 25 आप ले लें और 20 25 ले लें, बाकी जो नंबर्स बनते हैं उनको फिर आप रेस्पेक्ट करें और उसके मुताबिक जिसका जितना राइट बनता है और जिसका जो होता है वो आप दें। हम्म आखिर में मैं आपको एक खबर देता जाऊं। आज पाकिस्तान में ना सारा दिन जो है ना इंटरनेट जो है ना फ्लक्चुएट करता रहा। कभी कोई ऐप एप्लीकेशन नहीं वर्क कर रही थी, मिसाल के तौर पे कभी इंस्टाग्राम नहीं वर्क कर रही थी, कभी फेसबुक वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको हमने डिग थ्रू किया है, तो पता चला है कि पीटीए जो जो उन्होंने वो $18 मिलियन की जो सॉफ्टवेयर बाय की है ना, इसको सोशल मीडिया को टैकल करने के लिए, वो जी जी। उसकी जो है ना इंस्टॉलेशन के ऊपर काम चल रहा है आजकल। हम्म। तो हर तरफ से जो है ना हमें मिक्स किस्म के इंडिकेटर्स आ रहे हैं। सर वो उस पर काम कर लें, भले इंस्टॉल कर लें, भले जो कुछ कर लें। अब सारी गेम जो है ना इलेक्शन से पहले की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल पलट गई है। अब वो कुछ नहीं हम्म होता। अब ये भले जो भी कर लें, वो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो हैंडल करेगी। बल्कि मैं आपको एक एक और पॉइंट दे दूं शायद। मैंने इस पे बल्कि कल ट्वीट भी किया था। ये जो आर्मी ने और गवर्नमेंट ने मिलके एक जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसने मिलके एक SFIC, ये स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कुछ उन्होंने एक इदारा बनाया था, जिसमें कि फौजी और ये सारे बैठ के पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का हर शोबा
एग्रीकल्चर में वो ला रहे थे और माइनिंग में वो ला रहे थे और पता नहीं कहाँ कहाँ वो ला रहे थे। उसमें सारे बैठ के उन्होंने कहा था कि हम आर्मी गारंटी देगी जो भी इन्वेस्टर आएगा कि हम आपको गारंटी देते हैं कि जी ये इसमें आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपका कोई नहीं रुकावट होगी और आपको ये चलने दिया जाएगा। और वो आर्मी चीफ उसमें खुद बैठे हुए हैं और उनके जनरल जो है ना हर एक एक शोबा लेके बैठे हुए हैं। वो उसमें उन्होंने कहा था कि 10 बिलियन यहाँ से आएंगे तो 25 बिलियन वहां से आएंगे तो 50 बिलियन वहां से आएंगे और 50-60 बिलियन का उन्होंने पैकेज बना के रखा हुआ था कि जी ये सब आएंगे और ये लोग पैसे लगाएंगे और हम फिर इसको चलाएंगे। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाए भाड़ में, जो भी कुछ करती है करे, नहीं। वो सारा का सारा जो है ना वो उनका प्लान जो है वो धड़ाम से गिर गया। इसलिए कि वो लोगों को यही नहीं पता कि जी आर्मी में आप जो कह रहे हैं कि जी गारंटी दे रहे हैं, आप खुद भी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आप खुद होंगे कि नहीं होंगे, कुछ नहीं पता कितने दिन और होंगे क्या होंगे। और जो नई गवर्नमेंट आएगी, प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो तो इस SFIC जो है इसका चेयरमैन तो वो नया प्राइम मिनिस्टर होगा। वो आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो अपने लोगों को दोस्तों को देगा या सऊदी अरब में जहां भी देगा, वो ये सारा सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो वो भी इनका एक बड़ा प्लान था, वो भी खत्म हो गया। हाँ, उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं नजर है। और उसके बाद नजर आ रहा था ना कि इतनी इंस्टेबिलिटी है, जब बाहर से दूसरे मुल्कों ने अगर या इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इनके ऊपर तो नहीं ट्रस्ट करेंगे, जिस किस्म की हरकतें हुई हैं पिछले 2 साल के देखिए, अंदर। आर्मी अगर आर्मी ने खाली सब कुछ करना होता तो फिर ये मार्शल लॉ लगा के सब कुछ कर लेते, लेकिन नहीं। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, यूरोपियन यूनियन का, उनकी डिमांड ये है कि आप इलेक्शन करा के सिविलियन गवर्नमेंट रखें और फिर उसके साथ हम डील करेंगे। और वो स्टेबल होनी चाहिए और वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं होना कि आप किसी को डमी बिठा दें। तो वो डमी से तो बात नहीं करते। वो ये लोग जब ये आए थे, ये PDM वाले, इनसे भी बात नहीं कर रहे थे कि ये भी एक तरह की डमी है, ये सब मिलके बैठे हुए हैं आपस में। तो अब दोबारा वो PDM 2 बना रहे हैं, तो इनको क्या मिलना है फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, तो इसी नोट के ऊपर चलेगा। बात को खत्म करते हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू टाइम का सर। वंस अगेन।